नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्री मिश्रा और आप देख रहे हैं हम हिंदुस्तान में। पिछले कुछ वर्षों में भारत में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। और वह ट्रेंड ये है कि हिंदुओं की किसी भी त्योहार में कुछ न कुछ उपद्रव जरूर होता है। और कोशिश ये की जाती है कि कोई भी त्योहार शांति और सद्भाव के साथ न मनाया जाए। कोई भी त्योहार हो, कोई भी शोभा यात्रा हो, कोई भी जुलूस हो, उन पर पथराव होता है। और कई बार इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसमें हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान भी होता है। अगर हम विश्लेषण करें पिछले कुछ सालों का, तो ऐसा लगता है कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने का जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था, उसके बाद इस तरह की घटनाओं में बहुत वृद्धि हो गई है। और इसीलिए जो रामनवमी का जुलूस है वह हमेशा टारगेट में रहता है। वैसे तो हनुमान जयंती हो, कोई भी त्योहार हो, सब में होता है, तो रामनवमी खास तौर से टारगेट में रहता है। और अगर हम देखें कि ये हिंसा और आगजनी किसी एक राज्य तक सीमित है, दो राज्यों तक सीमित है, ऐसा नहीं है। ये ऑल इंडिया फिनोमेना होगी। किसी भी राज्य में कहीं भी हो सकता है। योगी सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश जरूर इसका अपवाद है, लेकिन फिर भी यदा कदा घटनाएं हो जाती हैं। इस तरह की घटनाएं उन राज्यों में जहाँ ज्यादा होती हैं, जहाँ पर तुष्टिकरण का खेल चल रहा होता है। और ये किसी से बताने की आवश्यकता नहीं कि तुष्टिकरण का खेल कौन कौन खेलता है, कहाँ कहाँ किस राज्य में चल रहा होता है, और कौन कौन से दल इस खेल में शामिल रहते हैं। अब की बार भी रामनवमी के जुलूस में कई राज्यों में पथराव हुआ, उपद्रव हुए। उनमें मध्य प्रदेश है, गुजरात है, और यहाँ तक कि दिल्ली में भी बिना किसी नागा के ये हर त्योहार पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर होता है। और यहाँ भी जो दिल्ली में दंगे हुए उसके बाद में ये ट्रेंड बन गया। कल यानी रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल में कई जगह उपद्रव हुए, लेकिन सबसे अधिक उपद्रव देखने को मिला हावड़ा में। हावड़ा में जिस समय उपद्रव हुए, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। बोतलें, पत्थर, कांच के टुकड़े, बहुत सारी ऐसे काम किए गए। लोगों की कारों में, बाइक्स में आग लगा दी गई। और ये इतना संवेदनशील अगर त्योहार था, तो व्यवस्था करना राज्य सरकार का काम था। लेकिन इसी दिन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक धरना और प्रदर्शन में व्यस्त थी। और वह विपक्षी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एकजुट होकर मुकाबला करने के लिए आमंत्रण दे रही थी। उनमें बहुत सारे नेता शामिल हैं, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं, बिहार के नीतीश कुमार हैं, उड़ीसा के हों, सारे लोगों को उन्होंने ये दिया। और जो भी घटनाएं हुई उनको सिरे से नकार दिया और ये कहा कि जो रामनवमी का जुलूस है वह तयशुदा मार्गों से होकर नहीं निकला। और ये जो घटनाएं हो रही हैं उसका प्रमुख कारण यही है। जबकि जो हिंदू संगठन है, जो इस व्यवस्था के लिए जिम्मेदार थे जुलूस वगैरह के लिए, उन्होंने अपना अनुमति पत्र दिखाया पुलिस का कि ये अनुमति पत्र है, पुलिस ने अनुमति दी है और 3 मार्च को ही दे दी है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन राजनीतिक रूप से झूठ बोल रहा है। कल दिन भर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा, लेकिन कहते हैं कि तस्वीर कभी झूठ नहीं बोलती, वीडियो कभी झूठ नहीं बोलता। जो वीडियो आ रहे थे, जो तस्वीरें आ रही थी, वो विचलित करने वाली थी। और जब जो मीडिया कर्मी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तस्वीरें खींच रहे थे, उन पर भी आक्रमण किया गया, उनको भगाया गया उस क्षेत्र से। और सबसे ज्यादा रहस्यमय या सबसे बड़ी विडंबना आप कह सकते हैं, वह यह थी कि राज्य की पुलिस बिल्कुल हाथ बांध के खड़ी हुई थी। और बताया जाता है कि पुलिस को निर्देश था कि वह भीड़ पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं करेगी, लाठी चार्ज नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी। तो ऐसी पुलिस होने और न होने का तो कोई मतलब नहीं है। कल का दिन निकल गया, लोगों ने राहत की सांस ली कि चलिए किसी तरीके का हो गया। हिंदू संगठनों को शिकायत थी कि उनके जुलूस पर आक्रमण किया गया, नहीं होना चाहिए था। ये एक राजनीति का मुद्दा था जो काफी दिनों तक चलता रहता। लेकिन रामनवमी के एक दिन बाद, जुमे की नमाज के बाद, जो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उसी क्रम में आज हावड़ा में भी वही सब कुछ हुआ। भीड़ सड़कों पर आ गई। हावड़ा में शिवपुरी नामक जो जगह है वहां पर। और सबसे बड़ी साजिश और एक खतरनाक संकेत आप देख लीजिए कि आजकल बड़े बड़े शहरों में लोग सोसाइटी में रहते हैं, हाई राइज बिल्डिंग में रहते हैं।
और ऐसी जो गेटेड कम्युनिटी है उनमें सिक्योरिटी गार्ड लगे रहते हैं, लोग बहुत सेफ महसूस करते हैं कि हाँ हम तो 10वीं मंजिल पे 11वीं मंजिल पर रह रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड है, पानी आता है, सब कुछ है, बिना गार्ड की परमिशन के कोई ऊपर नहीं आ सकता, अंदर नहीं आ सकता, सारी चीजें देखकर निश्चिंत भाव से रहते हैं। और जो वहां पर एक श्री अपार्टमेंट करके एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी की विशेषता क्यों इससे जुड़ी दंगे फसाद से, कल जब राम नवमी की, भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकाली गई, तो इस सोसाइटी के मुख्य द्वार पर सोसाइटी के लोगों द्वारा उस शोभा यात्रा का स्वागत किया गया, उनके लिए नाश्ता पानी की व्यवस्था की गई। और आज जब उपद्रवी भीड़ सड़कों पर आई तो उन्होंने श्री अपार्टमेंट को भी टारगेट बनाया, और वो लोग घर में घुस गए इस सोसाइटी के अंदर, गार्ड आर्ड से छीन झपटी करके, घायल करके अंदर आ गए। जो वाहन खड़े थे उनको तोड़ फोड़ की, कारें, स्कूटर, जो भी चीजें हमने तोड़ फोड़ की। और ऊपर तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन जो भी उनके हाथ में आया सब कुछ बराबर कर दिया। पुलिस फिर भी शांत थी, लेकिन पुलिस के कुछ जो समझदार अधिकारी थे उन्होंने अपने कर्तव्य की तो इसी जरूर कर ली, लेकिन इतना काम कर दिया कि उन्होंने और अधिक फोर्स भेजने की मांग की कि शायद जो कुछ हो रहा है उनके नियंत्रण में नहीं है। और इसलिए बाद में फिर रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह सब कुछ भेजा गया। आज भी जो प्रमुख घटनाएं हुई उनमें मीडिया कर्मियों पर भी आक्रमण करना, उनको मारपीट कर भगाया जाना, और उनको वीडियो रिकॉर्डिंग से रोकना, समाचार प्रसारित करने से रोकना, फोटोग्राफी से रोकना शामिल था। इसके बाद भी बहुत सारे वीडियो आ गए हैं, बहुत सारी फोटो आ गए हैं, जिनसे ये साफ पता चलता है कि आक्रमण करने वाले लोग कौन थे, और उनको किसका संरक्षण मिला है ये तो किसी से बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इसके बाद भी राज्य की मुख्यमंत्री और अभिषेक बनर्जी, उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा कि ये दंगे सुनियोजित हैं, और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया, हिंदू संगठनों पर आरोप लगाया कि उन्होंने ये सुनियोजित किया है, और सब कुछ वोट के लालच में चुनाव को देखते हुए किया गया है, और ये पहले से तयशुदा कार्यक्रम के अंतर्गत किया है। उन्होंने रूट जो निर्धारित किया गया था उसका पालन नहीं किया, और संवेदनशील इलाकों में वो गए क्यों? आप सोचिए कि भारत तो पूरा ही संवेदनशील है, अब तो कहीं भी नहीं बचा है जो संवेदनशील ना हो। कहीं भी अगर एक भी दूसरे संप्रदाय का व्यक्ति रहता है तो उसकी संवेदनाएं आहत होंगी, तो वो संवेदनशील हो गया। और पूरे घटनाक्रम पर आप निगाह डालते हैं, आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चलता रहेगा, राजनीति भी होगी, भारतीय जनता पार्टी भी राजनीति करेगी, तृणमूल कांग्रेस भी राजनीति करेगी। अगर वोटों का ध्रुवीकरण होता है तो तृणमूल कांग्रेस को तो फायदा हो ही होगा, और वो तो बिल्कुल चट्टान की तरह एक समुदाय विशेष के साथ में खड़ी है, तो उनका तो वैसे भी फायदा है, पिछले चुनाव में भी ऐसा देखा गया, और आगे भी होता रहेगा। शायद उनको विश्वास है कि ये वही वोट बैंक है जिसकी बदौलत वह केंद्र की कुर्सी पर भी काबिज हो सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कुछ हद तक हिंदुओं के वोट हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन बात हिंदू और मुस्लिम वोटों की नहीं। पिछले चुनाव में, यानी पंचायत चुनाव से लेकर अगर हम विधानसभा चुनाव तक देखें, इतनी हिंसा हुई, इतनी हिंसा हुई विधानसभा चुनाव में, तो सबसे अधिक नुकसान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुआ, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, उन्हें सपोर्ट किया था, उनके झंडे अपने घरों पर लगा लिए थे, उन पर आक्रमण किए गए, जाने कितनी महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, और कितने ही हिंदू लोग जो हैं वो विस्थापित हो गए, पड़ोसी राज्यों में गए, असम और पूर्वोत्तर के दूसरे राज्य में, वहां पर बसे, उत्तर प्रदेश, बिहार तक लोग फैले, और जाने कितने लोगों की हत्याएं हुई, इसका सही सही आंकड़ा भी उपलब्ध नहीं है। छेड़खानी और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें कहा भी नहीं हो सकता है। जिन महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई उनमें ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, या उनको वोट देने वाले लोग थे, और कई केसेस में तो उनके बड़े नेता भी शामिल थे जिनके साथ बदसलूकी की। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसी पार्टी जिसने चुनाव में बड़े बड़े वायदे किए थे, लोगों को सुरक्षा देने का काम किया था, ममता बनर्जी के कुशासन को उखाड़ फेंकने का काम किया था, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के साथ में खड़ी नहीं रह सकी। सबसे ज्यादा दुखदायी बात यह थी कि केंद्र सरकार के किसी भी महत्वपूर्ण नेता ने, चाहे उसमें प्रधानमंत्री शामिल हो या गृह मंत्री शामिल हो, पश्चिम बंगाल में हुई घटनाओं पर कोई अफसोस नहीं जताया, कोई एक ट्वीट भी नहीं किया, जबकि ये नेता सबाना आदमी जैसे नेताओं को अगर कार में कोई जर्क लग जाता है तो भी उनसे कुशल क्षेम पूछते हैं, ट्वीट करते हैं। तो कालीन राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी की तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने जरूर ममता बनर्जी से दो दो हाथ किए, उनकी हर कमियों को उजागर किया, केंद्र सरकार को भी सूचित किया, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई भी कार्यवाही राज्य सरकार की विरुद्ध नहीं की। इन सबसे ऊपर एक जो बड़ी बात है, वह बड़ी बात यह है कि आज पूरे भारत में परिस्थितियां वही हैं जो उस समय थी
जब विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमणकारियों ने भारत में आना शुरू किया था, कि जो भारत के जो छोटे मोटे नेता थे उनमें आपस में सामंजस्य नहीं था, सहमत नहीं थी, दोस्ती नहीं थी, बैर भाव था। और इसलिए आक्रमण के समय वो किसी की एक दूसरे की सहायता नहीं करते थे, बल्कि कई केसेस में तो यहाँ के राजा रजवाड़ों ने विदेशी आक्रांताओं को स्वयं आमंत्रित किया अपने पड़ोसी को सबक सिखाने के लिए, पड़ोसी राजा को भाव बताने के लिए उन्होंने विदेशी आक्रांताओं को बुलाया, उनकी मदद की। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। तो फिर क्या होगा इस देश का? पीएफआई अपना रोड मैप देख चुकी है कि 2047 तक से हमें इस्लामिक राष्ट्र बनाना है। और बहुत सारे लोग देश में और विदेश में, जिसे गजवाई हिंद कहा जाता है, उस मुहिम में लगे हुए हैं। कई नेता कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम दिखा देंगे। उनके दूसरे नेता कहते हैं कि हम 15 करोड़ 80 करोड़ में भारी होंगे, 100 करोड़ में भारी होंगे। इस तरह की बातें होती हैं। कोई भी नेता एक समुदाय विशेष का ऐसा नहीं मिला जिसने इस तरह की हरकतों का विरोध किया है। और किसी न किसी तरीके से हर आदमी ऐसा लगता है कि एक सूत्र में पिरे हुए हैं। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इनका खुलकर विरोध करते हैं। और बड़े काफी नहीं है उन लोगों का विरोध। ऐसा नहीं कि मुसलमानों में सारे लोग इस सोच के हैं और ऐसा करते हैं। लेकिन जो इस सोच के नहीं है, वो शायद कोई बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ पाने में कामयाब नहीं हो पाए। तो स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। और जो क्षेत्रीय दल है वो सत्ता के लिए इतने आसक्त हैं कि वो किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उनके राज्य को देश की मुख्यधारा से अलग ही क्यों न कर दिया जाए, और भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र ही क्यों न बना दिया जाए, उनको सत्ता चाहिए। और ऐसे नेताओं के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं। हर राज्य में क्षेत्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दल हैं, जो तुष्टिकरण की राजनीति से जिन्होंने अपना दल शुरू किया था और आज भी तुष्टिकरण पर टिके हुए हैं। इसके अलावा उनका कोई भविष्य नहीं। क्या होगा इस देश का? सोचिए। और जहां कहीं भी इस तरह की बातें आती हैं, हमें इसका पुरजोर विरोध करना है और दूसरे लोगों को जागरूक भी करना है। नमस्ते। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा निवेदन है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉरवर्ड करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वीडियो और मिलते रहें। नमस्कार।